स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल उत्तराखंड क्लासेस पर। सभी को नमस्कार। और एग्ज़ाम नज़दीक हैं। उम्मीद है ठंड के इस मौसम में आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी और साथ ही 8 जनवरी का जो आप पेपर देंगे उसमें अच्छा करेंगे। ऐसी उम्मीद करता हूं कि मैं जो आपको करंट में गाइड कर रहा हूं कहीं ना कहीं आपके लिए फ़ायदेमंद तो ज़रूर हो रहा होगा। साथ ही यदि किसी को अगर कोई डाउट आता है तो कमेंट कर सकता है, और उसके अदरवाइज अगर हो सकता है तो ओनली 9758676945 पर मुझे व्हाट्सअप भी कर सकता है। कई बार अगर कॉल करेंगे और मैं अगर नहीं उठा पाता हूँ तो जॉब के चलते, क्योंकि डे में जॉब का कार्य रहता है तो उस समय हो सकता है मैं ना उठा पाऊँ, लेकिन उसके आइदर आप कॉल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ओके चलिए। करंट ठीक है। लास्ट टॉपिक हमने अपना देख के आए थे। हम हरि प्लस शिव की जोड़ी देखी थी हमने। पंडित शिव कुमार शर्मा का निधन हुआ है हाल ही में, संतूर वादक थे। और ये काम मैंने आपको छोड़ा था कि हरिप्रसाद चौरसिया किस फील्ड से संबंधित है, वो क्या बजाते हैं, तो आई होप आपने देखा होगा। तो लास्ट टॉपिक हमारा यही था। ठीक है दोस्तों, आज हम एक नेक्स्ट चीज देखते हैं। अग्निपथ योजना। ठीक है, हाल ही में इसे 14 जून 2022 को मिनिस्ट्री ऑफ काउंसिल यानी केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अभी मंजूरी दी है। अग्निपथ योजना है क्या कि जो हमारे यहाँ सशस्त्र बल हैं उनमें क्या किया जाएगा, टेम्परेरी बेस्ड 4 ईयर के लिए क्या किया जाएगा, जवानों को भर्ती किया जाएगा। जवानों को भर्ती किया जाएगा। ठीक है, इस योजना के अंतर्गत 4 साल के बाद एक क्राइटेरिया रखा गया है कि इतनी तनख्वाह मिलेगी, इतना आपका फंड में जमा होगा। और उसके अलग जैसे फर्स्ट ईयर में हम देखें तो 23,000 रुपये तो मिलेंगे, फिर 9,000 फंड में गिरेंगे जो किससे कटेंगे, इसे हम करते हैं 21। ठीक है, 9,000 फंड में गिरेंगे, जो कौन गिरेगा, टोटल तनख्वाह कितनी है, सपोज दैट फर्स्ट ईयर 30,000। ठीक है, उसमें से 21,000 आपको बाय हैंड मिल जाएंगे, 9,000 आपके फंड में जाएंगे। और यहां पर ही प्लस 9 के यानी 9,000 कौन डालेगी, केंद्र सरकार। इसका एग्जाम से कोई संबंध नहीं है, बस मैंने आपको बता दिया है जानकारी के लिए। एग्जाम का जिस चीज से संबंध है वो यहां पर है। एक तो 14 जून 2022 को मंजूरी दी थी। ठीक है, 4 ईयर तक ये भर्ती होगी, 4 ईयर तक यानी आपका सेवा काल होगा। इसमें जो भर्ती की उम्र है ये इंपॉर्टेंट है, 17.5 से 21 वर्ष तक के युवा क्या कर सकते हैं, इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हाल ही में जो वर्ष गया है 2022, इसमें जो उम्र थी वो 23 वर्ष तक ली। अगर पूछ दे कि 2022 में अग्निपथ योजना के अंतर्गत अग्निवीरों की जो क्वालिफिकेशन में एज थी वो कहां तक थी, 23 वर्ष थी। और इन जनरल अगर देखें तो हम कहां तक हैं, 17.5 से 21 वर्ष। ठीक है, अग्निपथ योजना के अंतर्गत 20% महिलाओं को भी आरक्षण दिया गया है। महिलाओं को आरक्षण। ठीक है, इसका मतलब यह हुआ यानी अगर 100 अग्निवीर लिए जाएंगे अग्निपथ योजना के अंतर्गत तो 80 क्या होंगे, मैन होंगे, प्लस 20 क्या होंगी, वुमेन होंगी। ठीक है, हाल ही में ये संशोधन भी किया था, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन भी थी तो उसके अंतर्गत भी दिया गया था। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है, अग्निपथ के बारे में इतना ही चीजें ध्यान रखनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं एक 7 जून 2022 को, 7 जून को वर्ल्ड खाद्य दिवस यानी फूड सेफ्टी वर्ल्ड फूड डे भी मनाया जाता है। ठीक है,
और इसी को हमारे यहां एक संस्था है फसाई। फसाई, फसाई की फुल फॉर्म है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी खाने पीने की चीज़ों पर आप देखते होंगे कोई भी अगर खाने की चीज़ आप खाएंगे तो उस पर फसाई से प्रमाणित लिखा हुआ होता है, और यदि उसमें कोई विषाक्त पदार्थ है या फिर कोई हानिकारक चीज़ है तो उसकी मॉनिटरिंग कौन करता है? हमारे यहाँ फसाई करता है। ठीक है दोस्तों, इसी के द्वारा हाल ही में क्या किया गया, 7 जून को ही वर्ल्ड खाद्य दिवस पर ही एक खाद्य सूचकांक जारी किया गया। खाद्य सूचकांक ये प्रति वर्ष जारी किया जाता है, ये बात ध्यान रखना। 2019 से इसकी स्टार्टिंग हुई है, और इसमें जो फर्स्ट पोजीशन है, यानी जहां पर खाद्य सुरक्षा खाने की वस्तुओं में जो टॉप पोजीशन पर है वो फर्स्ट में कौन है? तमिलनाडु। और 7वां नंबर किसका है? उत्तराखंड। ठीक है, ये अभी यूकेपीएससी पुलिस के एग्जाम में भी आया था कि खाद्य सुरक्षा में भारत का कौन सा स्थान है, तो 7वां स्थान है। और मैंने आपको बताया 7 जून 2022 यानी 7 जून को वर्ल्ड फूड डे मनाया जाता है। और फसाई जो हमारे यहाँ फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, वो एक सूचकांक जारी करता है। कब से स्टार्टिंग की? 2019 से। फर्स्ट पोजीशन किस स्टेट की है? तमिलनाडु की। और 7th पोजीशन किसकी है? उत्तराखंड की है। ये बात आपको इसमें ध्यान रखनी है। और इसके साथ ही अगर हम देखें तो वर्ल्ड खाद्य दिवस पर एक टैगलाइन भी दी गई है, सुरक्षित खाद्य बेहतर स्वास्थ्य। ठीक है, कई बार होता क्या है कि जब हम कोई डे मनाते हैं इंटरनेशनली लेवल पर, उसकी एक मान्यता होती है, और वहां पर होता क्या है कि एक टैगलाइन दी जाती है या उसका एक सब्जेक्ट रहता है। जैसे सपोज दैट सभी देश मिले होंगे और ये डे मनाया, तो उसमें एक टैगलाइन निकल कर आई और उसमें कहा गया कि खाद्य सुरक्षित हो तभी बेहतर स्वास्थ्य हो सकता है। तो आप जोड़कर भी याद रख सकते हैं कि 7 जून को जो वर्ल्ड फूड डे मनाया गया, तो उस पर की टैगलाइन क्या थी या मुख्य विषय क्या था? तो वो क्या था? सुरक्षित खाद्य बेहतर स्वास्थ्य थे। ठीक है, आई होप आपने नोट डाउन किया होगा। चलिए नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है, हाल ही में एक देश है कनाडा। कनाडा ने क्या किया है कि कनाडा, ठीक है, इसने क्या किया है कि प्रत्येक सिगरेट पर चेतावनी लिखने के लिए जारी कर दिया है। अभी तक हम देखते हैं कि भारत में जो सिगरेट का प्रचलन है, वो जो सिगरेट की डब्बी होती है, वो जो डब्बा होता है, उसका जो बॉक्स होता है, उस पर ही चेतावनी लिखी होती है। लेकिन कनाडा सरकार ने एक कदम और जाते हुए जो पूरी सिगरेट है, ये पूरी सिगरेट है, तो यहां पर चेतावनी लिखने के लिए जारी कर दिया है। और ये क्या हुआ है? पहला देश है जिसने इस प्रकार की कार्रवाई करने की शुरुआत की है। एक दूसरा देश आता है थाईलैंड। ठीक है, भांग की खेती को इन्होंने क्या दिया है? वैधानिक दर्जा। यानी आप भांग की खेती इजीली कर सकते हैं, भांग की खेती करना कोई अपराध नहीं है। इसी के साथ आप उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में आपके लिए होमवर्क है कि उत्तराखंड में भांग नीति कब की है। ठीक है, यह बात आपको जाननी है कि उत्तराखंड में भांग नीति कब की है। हमारे यहां भी भांग की खेती को प्रोत्साहित करने के लिए कुछ नीति बनाई गई थी, तो वो कब की है इस बारे में आप खुद से पढ़ेंगे, परीक्षावाणी में भी है, और उसके अलग भी आप गूगल भी कर सकते हैं। आप इसे एक्स्ट्रा जानकारी के तौर पर अपने पास नोट डाउन रखेंगे। ठीक है दोस्तों, हाल ही में 22वें इंटरनेशनल इंडियन फिल्म अवार्ड या अकेडमी बोलेंगे इसे हम,
अकेडमी में अवार्ड दिए गए, तो जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म है वो है हमारी शेरशाह। अभिनेता की अगर हम बात करें तो वो है विक्की कौशल। और अभिनेत्री की अगर हम बात करें तो वो है कृति सेनन। ठीक है, इस फिल्म में जो सर्वश्रेष्ठ मूवी का दिया गया शेरशाह, स्टूडेंट ऑफ द ईयर में एक एक्टर है और उसमें शेरशाह काफ़ी चर्चित मूवी रही थी। वो एक्टर अभी मेरे नाम रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। अभिनेता विक्की कौशल, कैटरीना कैफ से जिन्होंने हाल ही में शादी की है वो हैं, और कृति सेनन अभिनेत्री हैं। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अभिनेत्री हैं, अभिनेता ये हैं, और मूवी कौन सी है? शेरशाह। इन्हें किमी एक मूवी थी उसके लिए दिया गया है, और इसमें सरदार उधम सिंह यानी हमारे स्वतंत्रता आंदोलन में उधम सिंह ने ब्रिटेन में जाके जनरल डायर की हत्या की थी, तो विक्की कौशल ने जनरल डायर का किरदार निभाया था, उसके लिए इन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड दिया गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में इंटरनेशनल मान बुकर पुरस्कार दिया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है और आपको उम्मीद है पूरी इस बार आने का इस सवाल का। इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार, ठीक है, यह दिया गया है गीतांजलि श्री को। गीतांजलि श्री, इनकी एक बुक है रेत पर समाधि। इसका अनुवाद किया है एक अंग्रेजी लेखक है डेजी रॉकवेल। डेजी रॉकवेल ने किस नाम से? टॉम्ब ऑफ सैंड। ठीक है, टॉम्ब ऑफ सैंड। डेजी रॉकवेल ने रेत पर समाधि का अनुवाद किया टॉम्ब ऑफ सैंड के नाम से, और इस उपन्यास को, यह उपन्यास है, इस उपन्यास को किसके लिए चुना गया? इंटरनेशनल बुकर की पुरस्कार के लिए। और रेत पर समाधि किसकी रचना है? गीतांजलि श्री की। अब सवाल दो तीन टाइप से बन सकते हैं कि रेत पर समाधि के लिए किसे पुरस्कार दिया? तो गीतांजलि श्री को। साथ ही रेत पर समाधि का इंग्लिश में अनुवाद किसने किया? तो डेजी रॉकवेल ने। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, एक पुरस्कार होता है टेम्पलन पुरस्कार। टेम्पलन पुरस्कार, यह वैज्ञानिक क्षेत्र में दिया जाता है, साइंस के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, यह दिया गया है फ्रेक विल्चेक को। फ्रेक विल्चेक को। ठीक है, तो इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार गीतांजलि श्री और टेम्पलन पुरस्कार किसे दिया गया है? फ्रैंक विल्चेक को। ठीक है, नोट डाउन कर लिया होगा आपने। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। हाल ही में आम महोत्सव का आयोजन किया गया है बहरीन में। बहरीन अरब कंट्री का एक देश है। तो आम के, चूंकि हमारे यहाँ आम की पैदावार अच्छी होती है, तो आम के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए आम महोत्सव का कहां पर किया गया है? बहरीन में। ठीक है, निर्यात से बात याद आई तो आपको ध्यान रखना है, हाल ही में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन बना? सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन है? यूएसए। ठीक है, सेकंड नंबर पर है आपका चाइना।
ओके, इसका मतलब ये हुआ व्यापारिक भागीदार का, आप ऐसे समझे कि किससे हम ज्यादा माल मंगाते हैं और कहां पर भेज रहे हैं, तो उसका टोटल ऑल ओवर एक जो समअप निकाला गया, उसका एक वैल्यू निकाली गई। तो प्रथम देश कौन है, यानी आप ऐसा समझ सकते हैं कि आप अपने घर से किसके साथ सबसे ज्यादा लेन देन करते हैं, तो किसके साथ करते हैं वर्तमान समय में, यूएसए के साथ। हाल तक ये पोजीशन फर्स्ट नंबर पर चाइना की बनी हुई थी, लेकिन वर्तमान समय में कौन आ गया है, यूएसए आ गया है। ये बात भी आपको निर्यात से याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, एक है बैखो महोत्सव। बैखो महोत्सव मनाया जाता है असम में, ठीक है। मैंने पीछे शायद बताया था आपको, संगाई महोत्सव कहां का है, मणिपुर, मणिपुर, ठीक है। और बथुकम्मा, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, बथुकम्मा महोत्सव कहां पर मनाया जाता है, तेलंगाना में, ठीक है। ये जो तीनों चीज हैं, ये आपको ध्यान रखनी है दोस्तों कि ये तीनों स्टैटिक है, जब कभी साल में होता है तब ये चर्चाओं में रहती हैं। इसके आइदर भी, से करंट भी अगर आप नहीं मानोगे तो भी चलेगा, लेकिन आपको ये ऑल ओवर याद होना चाहिए कि बथुकम्मा महोत्सव कहाँ है, तेलंगाना में है, संगाई कहाँ पर है, मणिपुर में है, और बैखो महोत्सव कहाँ पर है, बैखो असम में है, ठीक है। धान की रोपाई या कृषि कार्यों में इस महोत्सव को मूल तौर पर मनाया जाता है। नेक्स्ट एक चीज और आप, चलो मैं उसे अलग से ही बता देता हूं आपको। मैं इंटरनेशनल संगठन के बारे में कभी कभी आपके पास, अभी हमने ब्रिक्स देखा था हाल ही में, पीछे हमने टॉपिक देखा था, G20 देखा था, G7 देखा था। उम्मीद है आपको अच्छी तरीके से वो चीजें याद होंगी। तो एक है क्वाड, ठीक है, क्वाड। क्वाड का हाल ही में सम्मेलन कहां हुआ है, हाल में सम्मेलन कहां हुआ है, जापान, ठीक है, जापान के टोक्यो में। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब क्वाड है क्या, क्वाड 4 देशों का संगठन है। जैसे आप ये देखते हैं कि यहां पर क्या है, यूएसए है, यहां पर है नॉर्थ अमेरिका है, ये आपका अफ्रीका है, ये आपका यूरोप हो गया, और ये आपका इंडिया, और ये आपका इधर थोड़ा सा गलत हो गया, मैं नीचे बना देता हूं, छोड़ो, समझने के लिए है, ये नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका, ये यूरोप, ये अफ्रीका, और यहां पर मेडिटेरेनियन सी है, ठीक है, ये पूरा एशिया है, और ये यहां पर भारत है, ठीक है। क्वाड में 4 देश हैं दोस्तों, ध्यान रखना है आपको, यूएसए, इंडिया, जापान, और यहां पर कहीं है आपका ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया। तो ये इस प्रकार से चतुर्भुज बनता है, कुछ ऐसा, कुछ ऐसा, ऐसा और ऐसा, इसीलिए इसे क्वाड कहा गया। तो क्वाड में कितने देश हैं, 4, यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया। क्वाड की जो स्थापना की थी वो की थी 2007 में शिंजो अबे, शिंजो अबे, ये जापान, इन्होंने इसकी पहल की थी, ये जापान के पीएम थे, और हाल ही में इनकी हत्या कर दी गई थी, अगस्त या सितंबर में हत्या कर दी गई थी, गोली मार के, काफी चर्चाओं में थे। तो आपका ये भी होमवर्क है कि जापान के वर्तमान में पीएम कौन है, ये आपको देखना है, ठीक है। ऑल ओवर क्वाड के बारे में इतनी ही है, एक्स्ट्रा जानकारी हम एक्स्ट्रा क्लास में पढ़ेंगे, तो आपको इतनी बात याद रखनी है। क्वाड का सम्मेलन जापान में, और क्वाड में 4 देश है, यूएसए, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड जापान, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है नेक्स्ट टॉपिक के बारे में मैं हाल ही में चर्चाओं में रहे संवैधानिक पर्सपेक्ट से, वो चीजें आपको कहीं ना कहीं काम देंगी, ठीक है दोस्तों। अभी क्या था कि एक राजीव गांधी की हत्या, राजीव गांधी हमारे पीएम थे, ठीक है, राजीव गांधी क्या थे, पीएम थे। तो इनकी हत्या के आरोप में पेरा विलन कुछ नाम था,
ये क्या थे कि पिछले 31 वर्ष से जेल में बंद थे। ठीक है, तो इन्होंने दया याचिका राज्यपाल को भेज सकते हैं, आर्टिकल 171 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और 71 के तहत राष्ट्रपति, ठीक है, राष्ट्रपति के पास। और ये कहां पर, ये 161 है, सॉरी 71 से वही कंफ्यूज हो रहा था मैं। ये कहां पर भेज सकते हैं, राज्यपाल के पास। ठीक है, तो 2015 में इन्होंने दया की गुहार लगाई थी कि मुझे रिलीज कर दिया जाए, बट उस पर सुनवाई नहीं हुई थी। तो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142, एक आर्टिकल 142 सुप्रीम कोर्ट के पास ऐसा है जो टोटल जस्टिस के नाम पे कुछ भी कर सकता है। ठीक है, बाबरी मस्जिद का जो निर्णय आया था, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि बाबरी मस्जिद का जो निर्णय आया था वो आर्टिकल इलाहाबाद हाई कोर्ट से जब अपने पास वो मामला मंगाया गया तो उसमें आर्टिकल 142 का ही यूज किया गया था। आप इसे किताब में पढ़ेंगे तो ये क्लैरिटी नहीं आ पाएगी आपको। तो आर्टिकल 142 के तहत हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, इन भाई साहब को रिहा कर दिया है। ठीक है, तो 3 चीजें हमें संविधान में यहां पर क्लियर हो गई हमारी। आर्टिकल 161 राज्यपाल को दया याचिका लिए गुहार लगाई जा सकती है, 71 के तहत राष्ट्रपति को, और आर्टिकल 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट ने, चूंकि 7 साल से मामला लंबित था तो उन्होंने अपने पास मंगाया आर्टिकल 142 टोटल जस्टिस के नाम पर, और पेरारिवलम को क्या कर दिया, रिहा कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट टॉपिक अभी हम देख लेते हैं। हो सकता है वीडियो थोड़ी लंबी भी हो, तो आप कोशिश करिएगा कि देख ले, क्योंकि एग्जाम भी है और आने वाले समय में भी एग्जाम है। जीएसटी 2022 में 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू हुई थी हमारे यहाँ, और संविधान संशोधन कौन सा था, 101वां संविधान संशोधन। देखो दोस्तों, हुआ क्या था कि जीएसटी जब लागू हुई तो एक केंद्र सरकार होती है और एक राज्य सरकार होती है। तो सरकार ने यह कहा था, केंद्र सरकार ने, कि राज्य सरकार को जो भी क्षति होगी हम उसकी भरपाई कब तक करेंगे, 5 साल तक। तो जीएसटी ने अभी देखा कि 2022 में वह कार्यकाल यानी 17 से लागू हुआ, तो 5 साल में वो डेडलाइन खत्म हो गई। यानी राज्यों की अब इसके बाद जो राज्यों को क्षति होगी जीएसटी में, उसकी प्रतिपूर्ति कौन करेगा। तो ये काफी चर्चाओं में था। तो 1 जुलाई 2017 को इफेक्टिव हुआ था ये, और 101वां संविधान संशोधन करके संविधान में जो प्रोविजन है वो है आर्टिकल संविधान में जो आर्टिकल है वो है आर्टिकल 279A के तहत। इसी के तहत जीएसटी परिषद की स्थापना और जीएसटी से संबंधित अन्य मुद्दे इसी आर्टिकल में आते हैं 279A के तहत। हाल ही में चर्चाओं में था, तो कई बार ऐसा होता है कि सवाल, जैसा मैं कहता हूं, ट्रेडिशन से पूछ दिया जाता है, यानी उसके पास्ट में क्या रहा, किस संशोधन के तहत क्या जोड़ा गया और क्या घटाया गया, तो वहां से सवाल कई बार आ जाता है। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी। जीएसटी भी चर्चाओं में था, और आर्टिकल 142 टोटल जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो वो भी चर्चाओं में था। तो ये चीज भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी है। 2-3 चीजें और है, पेशेंस बनाए रखिएगा, आप वीडियो आज पूरा देखना। नेक्स्ट हमारा आता है, हाँ, एक होमवर्क है आपके लिए कि, चलो ये बाद में बताऊंगा मैं, जेजेएम, ठीक है, जल जीवन मिशन, ठीक है, इसकी शुरुआत अगस्त 2019 में की गई थी। ठीक है, हाल ही में एक जिला है बुरहानपुर, ये एमपी का जिला है, और ये इसकी टैगलाइन है हर घर जल। यानी जल जीवन मिशन के तहत 2019 में यह घोषणा की गई कि 2024 तक हमें क्या करना है, देश में प्रत्येक राज्य में स्थित हर गांव में क्या पहुंचाना है, जल पहुंचाना है, हर घर तक जल पहुंचाना है। तो बुरहानपुर
एमपी का जो जिला है उसमें ऐसा आइडेंटिफिकेशन हुआ है कि बुरहानपुर जिले में जितने भी गांव हैं और गांव में जितने भी घर हैं सभी में क्या पहुंच रहा है, जल पहुंच रहा है। यानी 1 जुलाई 2019 को जो जल जीवन मिशन एक योजना लॉन्च की गई, एक मिशन लॉन्च किया गया, तो उसमें क्या हुआ कि कहीं ना कहीं ये अपने जो अचीवमेंट है उसे पूरा करता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है दोस्तों, अगर आपसे पूछ दे कि प्रथम राज्य कौन सा है जिसने पूर्ण रूप से कर लिया है, तो वो है गोवा। ठीक है, और केंद्र शासित में अगर पूछे तो दादर नगर हवेली एंड दमन और दीव। ठीक है, यूटीज बोलते हैं इन्हें, यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश में कौन है, दादर नगर हवेली एंड दमन दीव। और प्रथम राज्य कौन है जो सैचुरेट कर दिया है अपने आप को, वो कर दिया है गोवा ने। और अगर जिले में अगर हम पूछे, क्योंकि एमपी बड़ा स्टेट है, तो वहां पर बुरहानपुर हाल ही में जिला चर्चाओं में था। ठीक है, अब एक चीज और ध्यान रखनी है आपको, आपके लिए होमवर्क है ये, SDG गोल आपको देखने हैं गूगल से। ठीक है, इसमें आपको 17 गोल दिखेंगे। ठीक है, जल की जो बात की गई है वो SDG 6 में बात की गई है। ठीक है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, हालांकि इस के बारे में एक दिन अलग से वीडियो बनाऊंगा, आप वहां पर अच्छे समझ पाएंगे, लेकिन फिलहाल एग्जाम है तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी एक्स्ट्रा जानकारी है उसमें थोड़ा सा आप अगर गूगल कर लेंगे, आपकी नॉलेज भी इनहेंस होगी और प्लस आप कुछ अच्छा भी कर पाएंगे। हालांकि बताने को मैं बता देता हूं, 17 गोल हैं। पहले में पॉवर्टी है, फिर हंगर है, फिर हेल्थ है, 4th में फिर एजुकेशन है, फिर सेक्स रेशियो है, 6 में वाटर हो गया, फिर ऊर्जा हो गई, फिर आर्थिक समृद्धि हो गई, फिर असमानता हो गई, टिकाऊ शहर हो गए, जलवायु एक्शन हो गया, समुद्र पर जीवन हो गया, सभी के लिए साथ मिलकर कार्य करेंगे, ये तो 17 गोल हैं। मुझे सभी चीज पता है, आपको भी पता होना चाहिए। तो मेरा आपसे ये कहीं ना कहीं मैं आपसे ये उम्मीद करता हूं कि अभी जैसे 8 जनवरी को एग्जाम है तो आप उसे जरूर एक बार गूगल कर ले। हालांकि इसकी पृष्ठभूमि क्या थी, आगे कैसा रहा, तो वो मैं आपको एक विस्तृत वीडियो होगा, उस दिन मैं आपको अलग से चीज बताऊंगा इसके बारे में। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है अभी, हाँ, हम सभी जानते हैं 5 जून को क्या मनाया जाता है, पर्यावरण दिवस। इसकी टैगलाइन क्या है, ओनली वन अर्थ, अर्थ। ठीक है, केवल एक धरती। और इसके बारे में कहा गया ओनली एक ही धरती है। और इसकी टैगलाइन जो दूसरी दी गई, ये सब्जेक्ट है, ध्यान रखना, विषय अगर पूछे तो ये है। ठीक है, और इसकी टैगलाइन दी गई, प्रकृति के साथ सद्भाव से रहना, सद्भाव से रहना। ठीक है, 31 मई को हम क्या मनाते हैं, 31 मई को हम मनाते हैं तंबाकू दिवस, तंबाकू निषेध दिवस, तंबाकू निषेध दिवस। इसका मुख्य विषय क्या है, टोबैको थ्रेट टू इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट। ठीक है, इंग्लिश आप गूगल कर सकते हैं, जो भी देखता हूं बोलता मैं क्लैरिटी के साथ हूं, तो कई बार हो सकता है कि लिखने में आपको चीजें ना क्लियर हों, तो आप उसे गूगल करके देख सकते हैं। तो 5 जून को 31 मई को तंबाकू निषेध दिवस, और उसका क्या है, टोबैको थ्रेट टू इन्वायरमेंट और ओनली वन अर्थ, इसका एक विषय है। ठीक है, मोस्ट ऑफ हमारी सभी चीजें कंप्लीट हो गई हैं। 1-2 पॉइंट और हैं, बस पेशेंस बनाए रखें, आप उन्हें भी नोट डाउन करते चले। जैसे एक मेला लगता है मेदाराम जतारा। ठीक है, ये कहां पर लगता है, तेलंगाना में। इसके बारे में जानकर आश्चर्य होगा आपको कि हमारे यहां सबसे बड़ा अगर मेला देखे तो कौन है, कुंभ मेला है। और कुंभ मेला 4 शहरों में होता है, आप गूगल करेंगे किस किस में होता है। तो मेदाराम जतारा मेला कहां पर आयोजित होता है, तेलंगाना में आयोजित होता है। और हाँ, अभी वही था, हमने बथुका महोत्सव कहां पर पढ़ा था, तेलंगाना में ही पढ़ा था। तो मेदाराम जतारा कहां पर है, तेलंगाना में।
एक है काशीनाथ यात्रा, काशी यात्रा योजना की जो शुरुआत है वो किस स्टेट के द्वारा की गई? कर्नाटक, कर्नाटक। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा संप्रीति अभ्यास, संप्रीति एक्स, ये इंडिया प्लस बांग्लादेश के बीच सैन्य अभ्यास है, आपको ध्यान रखना है, सैन्य अभ्यास। ठीक है। कई बार होता क्या है कि ये हाल ही में चर्चाओं में था, क्योंकि अभी मई जून जुलाई अगस्त किसी मंथ में ये ऑपरेट हुआ, तो ये नहीं पूछेगा आपसे कब हुआ, क्योंकि हर साल होता है। तो कई बार पूछ सकता है कि संप्रीति एक्स किस दो देशों के मध्य क्या है कि एक सैन्य अभ्यास है, तो आपको ध्यान रखना है किसके बीच है? इंडिया और बांग्लादेश। ठीक है। ये लास्ट है हमारा आज की क्लास का। और कुछ चीजें हैं जो आपको थोड़ा सा मैं गाइड कर देता हूं, आपने पढ़ रखा होगा, उन पे थोड़ा सा फोकस कर लेना। देखो दोस्तों, हाल ही में हमने देखा कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ये दोनों क्या रहे? हमारे यहां चुनाव हुए। राष्ट्रपति में द्रौपदी मुर्मू हुई हैं और उपराष्ट्रपति में जगदीप धनखड़ आए हैं, तो चुनाव हुए हैं। तो हमारे लिए ये सिर्फ गॉसिप न्यूज ना हो, हमारे लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसे कैसे देखें, तो आपको करना यह है कि राष्ट्रपति से संबंधित जो भी संवैधानिक प्रोविजन है, जो भी संवैधानिक प्रावधान है, वो आप खुद पढ़ेंगे, और उपराष्ट्रपति से भी संबंधित जो भी संवैधानिक प्रावधान है वो आप खुद देखेंगे और पढ़ेंगे। ठीक है। किस आर्टिकल के तहत चुना जाता है, इलेक्शन कहाँ होता है, महाभियोग किस पर लगता है, किस पर नहीं लगता है, राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है, कौन नहीं लेता है, हटाने में किसकी संस्तुति होती है, किसकी नहीं होती है, उपराष्ट्रपति में कौन भाग लेता है, कौन नहीं लेता है। तो ये एक छोटी सी जानकारी आप देख लेंगे। और इसी तरीके से जब से हमारे यहाँ राजेंद्र प्रसाद से और कहाँ तक, द्रौपदी मुर्मू तक कौन हमारे यहाँ राष्ट्रपति हैं, इस बीच कितने लोग बने, इसे भी आप एक बार देख लेंगे, क्योंकि दिन रात मेहनत करने का समय है। आपने पढ़ रखा है, बस आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट डालना है और आपका काम हो जाएगा। तो हम अपनी क्लास को आज यहीं पर रोकते हैं, और उम्मीद है कि आप मेरी क्लास से लाभान्वित हुए होंगे। और साथ ही हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और साथ ही एक रिक्वेस्ट जो हर बार करता हूँ मैं, कि आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अच्छा लग रहा है, काफ़ी लोग देख रहे हैं, और आप इंटरेस्ट क्रिएट करेंगे तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आने वाले एग्जाम के लिए आपको एग्जाम के दृष्टिकोण से जो भी बेहतर हो सकता है वो मैं आपके लिए करूं। खैर, धन्यवाद, मिलते हैं कल।